हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम न्यू टॉपिक यूपी स्पेशल की मिट्टियों के साथ आए हैं। किस क्या कवर कराएंगे? आज हम मिट्टियां कवर कराने वाले हैं भाई। मिट्टियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम स्पीड में देखते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे मिट्टी। मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है, पहले ये समझने वाली बात है कि मिट्टी कहते हैं किसको। आप जो भी ज़मीन पे अभी ऊपर देखते हैं, ऊपरी जो परत है वो सारी कैसी है? मिट्टी है भाई। मिट्टी मिट्टी किन दो तत्वों से मिलकर बनती है? तो खनिजांश और जीवांश। खनिजांश और जीवांश। खनिजांश और जीवांश। जीवांश। अब जीवांश कहते किसको हैं? एक शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे, एक कोट्स के साथ। मिट्टी से बना इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर विश्वास करता है। मिट्टी से बना इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर विश्वास करता है। मिट्टी से कैसे बना है? क्योंकि हम लोग किससे बाद में जीवांश किसको कहते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु आज जो मर जाते हैं उनके बाद जो विघटन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवांश। तो हम लोग मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। फिर भी लोग इतना फिल्टर लगा के टेलीग्राम इंस्टा पे रील डालते हैं भाई, फिल्टर लगा लगा के खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह देखेंगे। उसके बाद मिट्टी में जो मिट्टियां हैं वो मान लीजिए यहाँ पे अलग मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे अपने यहाँ बुंदेलखंड में अलग मृदा पाई जाती है, यहाँ पे अलग मृदा पाई जाती है, यहाँ पर अलग मृदा पाई जाती है, इस एरिया में अलग मृदा। ये अलग अलग मृदा पाए जाने का रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण एक बार आप नज़र डाल लेंगे। जो वनडे एग्जाम इतना नहीं पूछा, फिर भी कभी कहीं पे तापमान कम होता है, तापमान आर्द्रता, तापमान आर्द्रता, वायुदाब, तापमान आर्द्रता वायुदाब। मोस्टली तापमान और आर्द्रता सबसे मेन रोल इसमें निभाती है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। और इनका जो मूल संरचना, ये मतलब जो ये एरिया है ये किससे मिलकर बना है? जैसे ये क्या है? पठारी एरिया है। मूल संरचना इसकी कैसी है? पठारी। तो यहाँ पे अलग मिट्टी पाई जाती है। ये कैसा है? मैदानी एरिया है। कहाँ से? गंगा यमुना का मैदान है, तो यहाँ पे अलग मिट्टी पाई जाती है। ये भी कैसे है? पठारी एरिया है, तो यहाँ पे अलग मिट्टी पाई जाती है। तो इसका क्या है? तापमान और आर्द्रता, वायदा और मूल संरचना। जो चट्टान है उसकी मूल संरचना किस प्रकृति की है, इसके आधार पर डिसाइड होती है कि उस एरिया में, प्रॉपर एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं, स्पीड में कवर करके। यूपी की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कौन? प्रोफेसर वाडिया, प्रोफेसर वाडिया, प्रोफेसर वाडिया एंड मुखर्जी, प्रोफेसर वाडिया और मुखर्जी द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऊपरी, जो यहाँ से ऊपर की जो मृदा है उनको क्या कहा है? गंगा का विशाल मैदान, गंगा के विशाल मैदान की मृदा। ये क्या? गंगा के विशाल मैदान की मृदा, गंगा के विशाल मैदान, विशाल मैदान की मृदा, गंगा के विशाल मैदान की मृदा ये। और ये दूसरे में उन्होंने डिवाइड किया दक्षिणी पठारी भाग। ये सारा एरिया कैसा है? पठारी है। ये एरिया कैसा है? पठारी, पठारी। तो उन्होंने ये और दो भागों में डिवाइड किया है। पर हम इसको कितने भागों में, उनके आधार पे हमने बताया, पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तीन भागों में देखिए। जैसे ये जो एरिया किसका है भाई? ये जो एरिया, ये तराई, यूपी का कैसा? भांवर एवं तराई प्रदेश। कैसा है भाई? भांवर एवं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। ये एरिया कौन सा है? गंगा यमुना का, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। इसी को भी तीन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। ये कहा है? दक्षिणी। पठारी भाग। इस आधार पे हम इसकी भौगोलिक संरचना को डिवाइड करते हैं, उसी आधार पे हम मिट्टियों को देखेंगे। तो यहाँ पे भामर और तराई प्रदेश, गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी भाग। तो उसी आधार पे हम मिट्टियों को डिसाइड करें। इन्होंने दो भागों, गंगा के विशाल मैदान के आधार पर और दक्षिणी पठारी भाग के। किसके किसके द्वारा? ये पूछा जा सकता, प्रोफेसर वाडिया और मुखर्जी। इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर देखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं गंगा के विशाल मैदान के आधार पर। पहला इन्हीं के आधार पर देखते हैं, गंगा का विशाल मैदान की मृदाएं। गंगा के विशाल मैदान की ये जो है, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? ये यहाँ पे कौन सा? तराई प्रदेश। यहाँ पे कौन सा प्रदेश है भाई? तराई प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा,
कौन सी मृदा पाई जाती? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती? जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। गंगा से, सॉरी, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ किस में मिलती हैं? गंगा में। किस में मिलती हैं भाई? गंगा में। तो जो अपर्दन द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो नदी अपर्दन द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं जो बिछाई गई हैं गंगा के मैदान में, वो कौन सी मृदा है? उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में, बांगर और खादर। बांगर और खादर मृदा। पहले कौन? भावर तराई जलोढ़ मृदा और पठारी मृदा। किसमें? भावर तराई। पहले इसको किसमें डिवाइड करेंगे? भावर, भावर, फिर तराई, फिर जलोढ़। पहले ऐसे करके मृदा देखते हुए चलेंगे, भावर तराई फिर जलोढ़। जलोढ़ मृदा को भी कितने भागों में डिवाइड किया? बांगर और खादर में। तो इसी में जलोढ़, जो मुख्य मृदा विशाल मैदान में कौन सी मृदा है? जलोढ़। कौन सी मृदा है भाई? जलोढ़। जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, बांगर और खादर। कौन कौन सी? बांगर मृदा, बांगर मृदा और खादर में। किसमें? बांगर और खादर में डिवाइड किया। तो बांगर को भी कुछ उपनाम है, दोनों में लगभग मिलते जुलते हैं। इसको दोमट भी कहते हैं, मटियार भी कहते हैं, बलुई मिट्टी भी कहते हैं, भूड़ भी कहते हैं, कई कई जगह भूड़ भी कहते हैं। ऊपरी भाग, जिसका ऊपर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसको उपरहार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसको क्या कहते हैं? बांगर। बांगर मृदा को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या कहते हैं भाई? ये लोग कमेंट करके बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मृदा को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे उपरहार। और इसको खादर कहते हैं बलुई, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटिहार, दोमट। बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटिहार, दोमट। बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटिहार, दोमट। गंगा यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों को 10 से 12 फीट ऊंचे, जो 10 से 12 फीट ऊंचे जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, स्पीड में बताइए भाई। जो 10 से 12 फीट ऊंचे जो जगह है, उनको क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं, रे कहते हैं, कलर कहते हैं। आप लोग कमेंट करिए भाई, उनको क्या कहते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचे, तो इसको कहते हैं भूड़। क्या कहते हैं? भूड़। जो 10 से 12 फीट ऊंचाई पे जो स्थित टीले से दिखाई देते हैं, उनको भाई भूड़ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। और जो खादर मृदा है, इसी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। इसको क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़। ये सारी ये दोनों मिट्टियां कैसी हैं? जलोढ़, इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी के ही ये दो भाग हैं, बांगर, खादर। इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, ये कहते हैं नवीन जलोढ़। खादर को नवीन जलोढ़ इसलिए कहते हैं, जब भी बरसात के मौसम में जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या है कि जो ऊपरी परत है, वहां से जो उसकी मिट्टी है, जैसे ऊपरी परत आपने देखा हो, जब खेत में पानी लगाते हैं, तो जब इस अगर फ्लो ऐसा है और स्पीड में पानी जाता है खेत में, तो ऊपर की मिट्टी निचले भाग में पहुंच जाती है, मतलब नीचे की तरफ पहुंच जाती है, तो ऊपर मिट्टी हट जाती है। उसमें जो पीछे से जो मिट्टी आई हुई होती है, जो पीछे से यहाँ पे मिट्टी आती है, वो कहा, जैसे यहाँ पे आके, यहाँ से बाढ़ आई है, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह, तो यहाँ की मिट्टी यहाँ से हट के कहाँ पे? यहाँ पे आ जाती है। तो ये जो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, वो हिमालय से, हिमालय की मिट्टी ला के जो बाढ़ वाली एरिया में वहाँ पे बिछा देती हैं। बाढ़ वाली यहाँ से मिट्टी लाई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, मान लो ये सब पानी आ गया यहाँ पे, तो इन्होंने ये वाली मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी थी, ये इस एरिया में बिछा दी। जब बाढ़ गई तो एक नई परत का जमाव हो गया। क्या? वहां पे एक नई परत बिछ गई, उसी का कहते हैं नवीन जलोढ़। जो नई परत होगी, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगर मिट्टियों में पूछे सर्वाधिक उपजाऊ, अगर जलोढ़ दिया हो तो जलोढ़ मार के आए, और जलोढ़ में भी खादर दिया हो तो खादर को आप मार के आए, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ है। इसमें हर साल जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी बिछ जाती है। ये इससे उपजाऊ होती है, और उपजाऊ तो ये भी होती है, पर ये इससे उपजाऊ होती है। ये पुरानी जलोढ़ होती है, इसमें यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं बिछती। यहाँ पे क्या? बाढ़ वगैरह नहीं आती, यहाँ बाढ़ नहीं आती। क्या है? बाढ़ नहीं आती। यहाँ हर साल बाढ़ वगैरह आती है, तो एक नई मिट्टी का जन्म होता है, बाढ़ आती है। उसके बाद देखें, गंगा यमुना वाले क्षेत्रों में 10 से 12 फीट वाले क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। आप लोगों ने इतना देख लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड मृदा। बुंदेलखंडी मृदा जो पठारी एरिया है, ये पठारी एरिया है, पर ये बुंदेलखंड कहाँ तक आता है? यहाँ तक। बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले कंसीडर किए जाते हैं। किसमें? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में कौन सी मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मुख्यतः काली मिट्टी ही पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को यहाँ पे जो अपने अपने स्थानीय नाम है, बहुत सारे नामों से जाना जाता। भोंटा एक नाम है, भोंटा, मार, कावड़, पड़वा और राकड़। भोंटा, मार, कावड़, पड़वा, राकड़। आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। ये का बिंद पर्वत, भोंटा कहाँ पाई जाती है? बिंद पर्वत में, बिंद पर्वत एरिया में। भोंटा बिंद
पर्वत क्षेत्र पे, मुख्यतः विंध्य पर्वत क्षेत्र पे पाई जाती है। ये किसका विस्तार है? ये सारा ये विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ तक गया? यहाँ तक। विंध्य पर्वत कहाँ तक गया भाई? यहाँ तक। मध्य प्रदेश के कुछ सीमा तो यहाँ तक विंध्य पर्वत एरिया को क्या कहा जाता है भाई? भोंटा कहा जाता है, भोंटा कहा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से। और काली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेगोर, रेगोर मृदा, रेगोर मृदा। इसी को कपासी मृदा, कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन होता है। कपासी मृदा, रेगोर और कपासी मृदा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए भाई। काली मृदा क्या कहते हैं? रेगोर और कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगोर और कपासी मृदा, रेगोर और कपासी मृदा कहा जाता है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब बची है लाल मिट्टी। एक यहाँ पे नोट नहीं है पहले से, लाल मिट्टी। यूपी में लाल मिट्टी भी पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पहले से स्लाइड नहीं है तो आप लोग देखेंगे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। पूरी स्लाइड में एक बार देखेंगे कौन सी, यहाँ पे कौन सी जलोढ़ मिट्टी। ये कौन सा एरिया है? भामर और तराई। यहाँ पे भामर और तराई, भामर एंड तराई। यहाँ पे गंगा यमुना का मैदान है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ऐसे आप एक लोग मैप बना लेंगे। इसी में है बांगर और खादर। जलोढ़ मृदा के दो भाग हैं, बांगर और खादर। और यहाँ पे इस एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ तक पाई जाती है काली मृदा। यहाँ पे पाई जाती है लाल मृदा। ये हो गया प्रयागराज का करछना बांधा वाला क्षेत्र। ये मिर्जापुर सोनभद्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। यहीं पे कैमूर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल मृदा, लाल मृदा कुछ जगह झांसी में भी पाई जाती है। कुछ जगह कहाँ पाई जाती है? झांसी में। यहाँ पे लाल मृदा कुछ जगह झांसी में भी पाई जाती है लाल मृदा। तो लाल मृदा कितनी जगह हो गई? सोनभद्र, मिर्जापुर और कुछ एरिया में नीचे की तरफ कहाँ? प्रयागराज में और कहाँ? झांसी में। तो कितनी जगह हुई? आप लोग याद कर लीजिए इसे। काली मृदा, लाल मृदा और जलोढ़ मृदा, बांगर और तराई। भामर कैसा क्षेत्र होता है? यहाँ बहुत बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? नदियाँ विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे तराई, ये क्या है? कृषि युक्त प्रदेश नहीं है। यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। ये यहाँ पे क्या? झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तराई में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये दलदली एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, तो ये यहाँ पे क्या? झाड़ियाँ वगैरह बहुत पाई जाती हैं। तो इस तराई के लिए इतना उपयुक्त प्रदेश नहीं है। सॉरी, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं। ये जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा कैसी है भाई? सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। यहीं पे सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। सर्वाधिक कृषि उत्पादन कहाँ होता है? यहीं पश्चिमी यूपी और इधर सर्वाधिक कृषि उत्पादन। गेहूं वगैरह की, गन्ने वगैरह की कृषि कहाँ होती है? यहीं कृषि उत्पादन। आपने देखा मुजफ्फरनगर, मेरठ की तरफ बहुत ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे कृषि, ये कैसी? कम उपजाऊ मृदा है। कैसी? कम उपजाऊ। काली मिट्टी है तो उपजाऊ, पर यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है, तो इसीलिए इसमें कौन सी वो रहती है? सर्वाधिक उपजाऊ क्या हो गई? ये है तो उपजाऊ। काली मिट्टी कैसी? उपजाऊ है, पर ये नमी धारण करने की क्षमता अधिक, करने की क्षमता अधिक, परंतु वर्षा कम होने के कारण दलहनी फसलें, कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे? दलहनी फसलें, जैसे चना वगैरह होता है, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग इतना स्पीड में एक बार लिख लेंगे। यूपी की जितनी मिट्टी हैं उनमें भाई नाइट्रोजन की और जीवांश, मतलब जो जीव जंतु हैं उनमें जो जीवांश पाया जाता है, ह्यूमस, जीवांश को ह्यूमस कहते हैं। कहीं भी अगर नाइट्रोजन और ह्यूमस दे कि जलोढ़ मृदा या काली मृदा, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे कम है, तो नाइट्रोजन किसी भी मिट्टी को आप दे दो, नाइट्रोजन ज़्यादातर सारी मिट्टियों में कम पाया जाता है, लेटेराइट को छोड़ के। तो कौन सा? नाइट्रोजन। आप आंख मूंद के अगर नाइट्रोजन ऑप्शन हो तो नाइट्रोजन लगा दें। नाइट्रोजन और ह्यूमस की ज़्यादातर कमी पाई जाती है।
ह्यूमस ह्यूमस अगर इनमें पूछे यूपी की 4 मिट्टियां दी हूँ, उनमें कहे कि ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ह्यूमस अगर मान लो जलोढ़ मृदा दिया हो, तराई का प्रदेश, काली मिट्टी दी हो, लाल मिट्टी दी, तो किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है यूपी में? तो भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी, जहाँ दलदली प्रदेश होगा, जहाँ मिट्टी होगी, पानी होगा, वहीं तो ज़्यादा ह्यूमस पाएगा। तो ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता? तराई प्रदेश में। कहाँ सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता? तराई प्रदेश में ही पाया जाता है। तो आप लोगों ये नोट कर लें, नाइट्रोजन और ह्यूमस की ज़्यादातर जितनी मिट्टियाँ हैं सभी में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और एक फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो मिट्टी है, ये जो ये पीछे मैंने लिखाया है पुरानी जरूर, ये कैसे, इसमें बड़े थोड़े चूना पत्थर पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, कंकड़ बालू भी पाए जाते हैं। चूना पत्थर, कंकड़, बालू इसमें भी पाई जाती है, पर छोटी महीन मात्रा में। इसमें भी चूना पत्थर, कंकड़ पाए जाते हैं, पर महीन मात्रा में देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। माट मिट्टी, माट मृदा कहाँ पाई जाती है? माट मृदा पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे एक मृदा है, उसको क्या कहते हैं? माट मृदा। यहाँ पे पूर्वी एरिया को कौन से माट मृदा कहते हैं? इनमें चूना की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? चूना की अधिकता होती है। अब पड़वा मिट्टी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भाई, ये याद करने रटना वाली चीज है। हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी, तो हमीरपुर कहाँ है? हमीरपुर ये है, जालौन ये यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्र को, इसमें कौन क्या कहा जाता है? इसको पड़वा मृदा। हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी भाग में पड़वा मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। राकड़ मिट्टी कहाँ पुकारी जाती है? राकड़ मिट्टी दक्षिण पर्वतीय और पठारी ढलानों पे। यहाँ के लोग इनका जो मिट्टी है यहाँ की, उसको देहाती भाषा में, अपना स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? राकड़ मिट्टी। ऊसर और रेत सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? अगर आपको प्रदेश दे दे, पिछले हमने लेक्चर में कराया, शायद उसमें गलती होगी, पूर्वी बता दिया था, उसमें पश्चिमी होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? इस एरिया में पाया जाता है। अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, रायबरेली, कानपुर, तो ये कौन सा एरिया? पश्चिमी एरिया में ऊसर, सबसे ज्यादा ऊसर मृदा पाई जाती है। उसको करेक्ट कर लेंगे अगर कोई भी हमारा भाई पिछला लेक्चर देखेगा एमसीक्यू का, तो ऊसर मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी में। कहाँ? दक्षिण पश्चिमी में। तो बंजर और भाट मृदा कहाँ पाई जाती? गोरख, बस्तीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इस एरिया की मृदा क्या कहते हैं? बंजर और भाट मृदा। बंजर और भाट मृदा कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे बंजर और भाट मृदा, बंजर एंड भाट मृदा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनसे हमने निकाले। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों में पोटास की सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों, कौन कौन से जनपद हैं भाई? जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ में पोटास की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये डायरेक्ट पूछा जाए, पोटास की सर्वाधिक मात्रा किन जनपदों में नहीं पाई जाती, तो आप लोग एक ऐसा जनपद देगा जिसमें पश्चिमी यूपी का दे देगा, तो आपको लगा के आना। यूपी के पश्चिमी भाग में फास्फेट की कमी पाई जाती है। जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे कौन सी किसकी कमी पाई जाती है? फास्फेट की कमी पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक आता है मृदा अपरदन, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि होती है, तो मृदा का अपरदन होता है। अवैज्ञानिक तरीके कई तरीकों से होता है, पर यूपी में 2 तरीकों से ज़्यादा कंसीडर किया जाता, तो हम वही 2 तरीकों मेनली देखेंगे। तो उसमें है एक जल के द्वारा, एक वायु द्वारा। मृदा अपरदन कई तरीकों से होता है। वायु अपरदन, मृदा अपरदन अजैविक खेती के द्वारा, पशुचारण द्वारा, कई चीज़ों घटनाओं के द्वारा आता है। पर हम 2 जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण की तरफ कैसे होता है? पूर्वी क्षेत्र में। ये पूर्वी क्षेत्र में जल प्रदूषण से अभी हमने बताया, नदियों का पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या आती है? बाढ़ आती है। तो यहाँ पे मृदा अपरदन बाढ़ की तरह ज़्यादा होता है। मैंने बताया था, जब नदी जैसी स्पीड में बहती तो यहाँ की मृदा लेके आगे बढ़ जाती। अपरदन का तात्पर्य है कि मान लो यहाँ पे कोई मिट्टी है, अपरदन को पहले आप लोग समझिए, ये मिट्टी है, तो अब ये पहले मिट्टी यहाँ पे जमा है। अब मान लो जब पानी आया, पानी का स्पीड आया, तो ये मिट्टी यहाँ से उठकर यहाँ पे जमा हो गई है कि निचले क्षेत्रों में, क्यों? बाढ़ वाले निचले क्षेत्रों में जमा हो जाती। जब यहाँ पे स्पीड इसका पानी का बहाव था और यहाँ पे लो हो गया, तो ये यहाँ से मिट्टी लाके कहाँ इसने यहाँ बिछा दी, तो ये कैसा हो गया? जल अपरदन। यही मृदा होता है। मान लो मृदा, यहाँ पे कोई मिट्टी है, यहाँ पे मान लो ये क्या रेगिस्तान है, पूरा ये रेगिस्तान। जब यहाँ से हवा चलती है तो ये मिट्टी उड़ के हवा में ऐसे आती है, तो यहाँ पे जब इसकी वायु की जो स्पीड है वो धीरे हो जाती, तो अपनी मिट्टी को कहाँ? यहाँ बिछा दे। जब वायु की स्पीड धीरे थी तो मिट्टी को यहाँ बिछा दे, तो इसके एक जगह से दूसरी जगह को मिट्टी को ले जाना क्या कहता है? अपरदन कहलाते हैं। तो ये क्या है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र, और इस एरिया में क्या है? जल अपरदन देखा। अब आपको पूछ लेगा कि जल अपरदन कहाँ पाया जाता है यूपी में सर्वाधिक, तो पूर्वी क्षेत्र अगर आप दिया है तो पूर्वी लगा के, जैसे इसमें हिमालय के तराई प्रदेश और पश्चिमी
वायु अपर्दन कहाँ होता है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगर ऐसे ही पूछ लेगा वायु अपर्दन यूपी में किस एरिया में देखा जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होगा तो मथुरा और आगरा। ये है क्या? आगरा। ये कौन सा है भाई जिला? मथुरा, क्योंकि राजस्थान से एरिया से लगा हुआ है तो यहाँ थार मरुस्थल का प्रभाव देखा जाता है। तो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है, जो हम यूपी लेखपाल के लिए बैच चला रहे हैं, फ्री में बैच है, उसका कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो आप उससे अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8957700522। आप एक व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, आपको उस ग्रुप बनाया जा रहा है, अभी बन रहा है ग्रुप, उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें जीएस के सारे पोर्शन में कवर कराने का प्रयास करूंगा। जीएस के फ्री बैच है भाई, ये फ्री बैच है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। इसमें यूपी स्पेशल कराई जाएगी, आपको इंडियन जियोग्राफी कवर कराई जाएगी, हिस्ट्री कराई जाएगी। मान लो जीएस का जितना भी पोर्शन है सारा जीएस कवर कराएगा, क्योंकि लेखपाल में जीएस की ज़्यादा वेटेज है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद, जय भारत।